सुबह 10 बजे से लेकर के 16 तारीख तक एटीएस ने कोर्ट से इस पूरे मामले में छांगुर बाबा को रिमांड पर लिया हुआ है। ये मामला काफी बड़ा है क्योंकि इसमें पैसे की लेन देन से लेकर के 100 करोड़ से ज्यादा अवैध ट्रांजैक्शन का मामला भी आया है, जिसमें कई सारे इलीगल अकाउंट्स का इस्तेमाल किया गया है। अभी तक इस पूरे मामले में 4 गिरफ्तारियां हैं। माना जा रहा है कि पूछताछ के बाद कई सारी गिरफ्तारियां भी और हो सकती हैं। एटीएस पूरे मामले में इसलिए भी दोनों से पूछताछ करना चाह रही है कि दोनों के बयानों को मिलाया जा सके और एटीएस इस बात को लेकर के यकीन कर सके, सच्चाई की परतें निकाल सके कि इस पूरे मामले में दोनों के बयान एक दूसरे से मिल रहे हैं अथवा नहीं। तो ऐसे में अब दोनों को फिलहाल एटीएस की इस बस में बिठा लिया गया है। बस अब लखनऊ जो जिला कारागार है वहां से रवाना हो रही है। फिलहाल इनको एटीएस के मुख्यालय में लेकर के जाया जाएगा। बस ठीक जो है सामने से गुजरती हुई नजर आ रही है। हम कोशिश करेंगे एक बार बातचीत करने के लिए। फिलहाल एटीएस की जो पूरी बस है उसको नीले कलर के पर्दे से ढका गया है। महिला जो कांस्टेबल हैं वो आगे बैठी हुई हैं, एटीएस के लोग बैठे हुए हैं। फिलहाल इस नीले कलर के जो है पर्दे की वजह से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। हम एक बार एटीएस के लोग जो है यहाँ बैठे। मौके से हमारे सहयोगी अलाउद्दीन की ये रिपोर्ट आप देख रहे हैं इस वक्त, सीधी तस्वीर जहां पर नजर आ रहा है। उसके साथ में वो महिला भी जो नसरीन जिसका बदला हुआ नाम है वो भी नजर आ रही है। बस यहां से रवाना हो गई है। उसके पीछे एटीएस के तमाम जो अधिकारी हैं वो सुरक्षा व्यवस्था में उसको लेकर के जा रहे हैं। ये माना जा रहा है कि लखनऊ की मोहनलालगंज की जो जिला जेल है यहां से वो सीधे एटीएस का जो मुख्यालय है, एटीएस की दूसरी टीम भी देखिए, सुरक्षा जो दस्ता है उनके डीएसपी जो है वो भी इस गाड़ी से फिलहाल। तो एटीएस ने अपनी कस्टडी में ले लिया है जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा को और महिला सहयोगी नीतू उर्फ नसरीन को, और एटीएस की टीम इसी बस से लेकर गई दोनों को। अभी अभी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, जलालुद्दीन और नसरीन दोनों को ही रिमांड पर लिया है एटीएस ने और उससे पूछताछ होगी। शुरू से छानबीन करेगी एटीएस कि आखिर कुछ साल पहले तक जो शख्स फकीर की तरह घूमता था, 5, 10, 15 रुपए में अंगूठी बेचा करता था, अचानक उसके पास इतने पैसे कहां से आ गए हैं। धर्म परिवर्तन कराने के जो आरोप उस पर लग रहे हैं अवैध रूप से, उस मामले में उससे पूछताछ की जाएगी। विदेशी फंडिंग कहां कहां से होती थी, कौन कौन भेजता था, किस काम के लिए भेजता था और क्यों इसे भेजता था। इसने विदेशों के दौरे किए तो वहां किन किन लोगों से मुलाकात की थी और उनका क्या उद्देश्य भारत में जिसकी पूर्ति ये कर रहा था, जिसके एवज में पैसे ले रहा था। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, हमारे सहयोगी वहीं पर है। अलाउद्दीन, आपके कैमरे से सीधी तस्वीर इस वक्त हम देख रहे हैं, हमारे दर्शक भी। तो अलाउद्दीन हमारे सहयोगी यहां पर मौजूद हैं। कोशिश की थी रिएक्शन लेने की, लेकिन कड़ी सुरक्षा के बीच एटीएस की टीम दोनों को अपने साथ ले गई और इस बस को भी आप देख रहे हैं जहां पर महिला सुरक्षाकर्मी भी मौजूद है, नीतू नसरीन, जिसने अपना धर्म परिवर्तन करवाया था, इस्लाम बनी और छांगुर बाबा की सहयोगी है। धर्म परिवर्तन का जो खेल चला रहा था, धंधा चला रहा था ये छांगुर बाबा, उसमें नीतू इसकी सहयोगी रही। आरोप है कि 1500 से ज्यादा हिंदू लड़कियों का इसने धर्म परिवर्तन करवाया था। लालच देकर, जबरदस्ती, डराकर, धमकाकर, लव जिहाद के जरिए हिंदू लड़कियों को बहला फुसलाकर इस्लाम कबूल करवाता था। इस आरोप में इसकी गिरफ्तारी हुई है और जब छानबीन हुई तो मामला विदेशों तक पहुंच गया। विदेशों से फंडिंग और उन पैसों का इस्तेमाल कर बलरामपुर में इसने अपना साम्राज्य खड़ा किया। नागपुर, पुणे यानी कि यूपी से लेकर महाराष्ट्र तक कई संपत्तियां अर्जित की है। कुछ के खुलासे हो गए हैं और अभी पूछताछ में बहुत कुछ सामने आना बाकी है। कहा यह जा रहा है कि बहुत से बड़े नाम हैं जो इसके सहयोग में थे। बहुत सारे वकीलों की बात सामने आ रही है। अलाउद्दीन हमारे साथ मौजूद है। अलाउद्दीन, एटीएस की टीम ने दोनों को रिमांड पर ले लिया, हमने देखा आपकी रिपोर्ट के जरिए। ये बताइए कि कहां लेकर गई एटीएस इस वक्त और आगे किस तरह से पूछताछ होगी। और एक और क्लियर कीजिएगा मसला, 7 दिन की रिमांड या 10 दिन की? देखिए, पूरा एटीएस का सुरक्षा का 2 दस्ते थे। एक दस्ता बस में मौजूद था,
एक दस्ता सुरक्षा चक्र में पीछे से सुरक्षा कर रहा था। फिलहाल एटीएस की टीम जो नादरगंज में मुख्यालय है लखनऊ शहर के पास वहां लेकर के जा रही है शहर से, क्योंकि जेल जो लखनऊ की जेल है वो करीब 40 किलोमीटर आउटर इलाके में है। तो मुझे लगता है कि 40 से 45 मिनट में एटीएस का जो मुख्यालय है वहां पर टीम इन दोनों को लेकर पहुंच जाएगी। जो है नसरीन जो है उसको लेकर के और छांगुर जो जलालुद्दीन है उन दोनों को लेकर के एग्जैक्ट 1:03 पर यहां से टीम फिलहाल रवाना हो गई है। उनके साथ एटीएस के एक एसपी रैंक के अधिकारी भी मौजूद थे। इसके अलावा सिक्योरिटी के लिए भारी तादाद में एटीएस के जवान मौजूद थे। फिलहाल जो जिला जेल का प्रशासन है उसने हैंडओवर कर दिया एटीएस को। 16 तारीख तक ये रिमांड में रहने वाले हैं और खासतौर से इस दौरान जो रणनीति तय की एटीएस ने वो मुख्यतः ये है कि दोनों के बयान पहले अलग अलग लिए जाएंगे। दोनों के बयान अलग लिए जाने के बाद दोनों को एक साथ फिर से बिठा करके उन बयानों का मिलान कराया जाएगा, क्योंकि मामला इसमें धर्मांतरण के साथ साथ क्योंकि अवैध पैसों के बड़े संख्या पर ट्रांजेक्शन का भी आ गया है। आज माना जा रहा है कि 100 करोड़ से ज्यादा अवैध संपत्ति जो बनाई गई है उसके ट्रांजेक्शन का मामला है। तो उस मामले में भी एटीएस तमाम चीजों का खुलासा करेगी, क्योंकि एक दूसरे को सामने बिना बिठाए सच्चाई की परत खोलना संभव नहीं है। इस बात को जानना बेहद जरूरी है कि इतना बड़ा कॉकस बलरामपुर में कैसे चलाया जा रहा था, इसके पीछे और कौन कौन लोग हैं। हालांकि इस पूरे मामले में अब तो जो गिरफ्तारियां हुई हैं वो मुख्यतः 4 बताई जा रही है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में गिरफ्तारियां और ज्यादा बढ़ सकती हैं, क्योंकि अकेले छांगुर के अलावा उसके जो कोर कमेटी थी, चाहे उसमें कई सारे वकीलों का नाम आ रहा है, कई सारे बिल्कुल। और अलाउद्दीन, इन सबके बीच जो बड़े बड़े सवाल यही होंगे कि ये नेटवर्क कितना बड़ा है, कितनी बड़ी संख्या में लोग जुड़े हैं, समाज के किस किस हिस्से में वो लोग मौजूद हैं और कैसे धर्म परिवर्तन के इस रैकेट को वो मजबूत कर रहे हैं। वकीलों के नाम सामने आ रहे हैं, प्रशासन के अलग अलग विभागों से जुड़े लोगों के नाम सामने आ रहे हैं। अब एटीएस की जांच में ये सब चीजें साफ हो पाएंगी, लेकिन ये बहुत ही आश्चर्यजनक है कि कुछ साल पहले तक जो शख्स फकीर की तरह था, 10-15 रुपए में अंगूठी बेचा करता था, वो इतना अमीर हो गया। तो सबसे पहले किसने कांटेक्ट किया इससे, ये विदेश कैसे पहुंच गया, ये बड़े सवाल होंगे। जी हाँ, इस दायरे में सैकड़ों की तादाद में लोगों के न सिर्फ नाम आने वाले हैं, बल्कि अभी सैकड़ों लोगों से पूछताछ भी होने वाली है, क्योंकि एटीएस का काम ही ये है और स्पेशलाइजेशन एटीएस को उत्तर प्रदेश के इस पूरे मामले में है। चाहे वो तकनीकी बात कर लें, तकनीकी चीजों पर बात कर लें या खुद स्पेशलाइजेशन की बात कर लें, तो ये आप मान करके चलें कि अभी ये 7 दिन रिमांड के दिन काफी नहीं होंगे पूछताछ के लिए। कोर्ट में उम्मीद की जा रही है कि बाद एक बार फिर से रिमांड की बात एटीएस कर सकता है। और खास तौर से ये भी बातें निकल करके आ रही है कि अभी बलरामपुर जहां का रहने वाला है वहां पर एटीएस की टीम इसको लेके जा सकती है फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए। इसके अतिरिक्त मुंबई, माना जा रहा है कि मुंबई जहां पर ये छोटी छोटी अंगूठियां और इस तरह के नग और नगीने बेचा करता था लोगों को फांसने के लिए, वहां पर किसी के संपर्क में था, मुंबई भी एटीएस इनको लेके जा सकती है। तो ऐसे में कुल मिलाकर के अभी कई सारे एपिसोड इसके बचे हुए हैं। अभी ये शुरुआत मात्र, आप इसको कहिए कि ये शुरुआत मात्र है, अभी शुरुआती दिन है। अभी इसमें कई सारे नए नए खुलासे होने वाले हैं और खास तौर से इस पूरे कॉकस को, इस सिंडिकेट को चलाने वाले जो बैकबोन्स हैं, उन बैकबोन पर भी वार करना बेहद जरूरी है। बिल्कुल। और नए खुलासों के साथ साथ शामिल हैं जो लोग न सिर्फ अवैध, नए खुलासों के साथ ये भी जरूरी होगा जानना कि अहमद खान कहां है, जो इसकी पूरी प्रॉपर्टी की देखभाल करता था, जो इसका खाता देखता था। वो अहमद खान जो अभी फरार है, लापता है, वो कहां है? अहमद खान के साथ साथ एक नाम नियाज का भी आ रहा है। ऐसे कई सारे नाम हैं और लोकल स्तर पर ये भी बातें आ रही हैं कि लोकल स्तर पर कई सारे पॉलिटिशियंस और महत्वाकांक्षी कुछ जिला पंचायत सदस्य थे, कुछ गांव के प्रधान हैं। मतलब ये कि एक पूरा कॉकस मिलकर के पूरा काम कर रहा था, क्योंकि जिस तरह का काम और जिस तरह से चीजें दिखाई दे रही हैं, जितने बड़े स्तर पर अवैध पैसों की लेन देन दिखाई दे रही है, ट्रांजैक्शन, फर्जी खाते, खुद इसके नाम के 6 खाते, इनके भतीजों के नाम के खाते, जानने वालों को लोगों के इतनी बड़ी संख्या में दर्जनों खाते। तो ये बहुत बड़ी बात है कि किस तरह से न सिर्फ आर्थिक अपराध इसमें शामिल है, बल्कि पैसे की किस तरह से ट्रांजैक्शन गलत तरीके से जो है कानून को हाथ में लेकर किया गया। इसके साथ साथ सामाजिक तौर से समाज का ताना बाना किस तरह से इस व्यक्ति ने
उसको तोड़ा है, समाज के ताने बाने में किस तरह से वैमनस्यता इसने फैलाई है, इस बात की भी जांच होगी। इसके अलावा किन कॉकसों के जरिए से ये लोगों को फांसता था, वो कौन लोग थे जो लालच देकर के उन लोगों को लेकर के आते थे, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि एक बहुत बड़ा जाल है जिस जाल के तहत ये लोगों को न सिर्फ ऑफर करता था बल्कि उनको लालच देकर के बुलाया जाता था। क्या एक पूरी टीम जो काम कर रही थी, चाहे वो आप एजेंटों की कर लें, उन दलालों की कर लें, उनके नाम उजागर होना भी बहुत जरूरी है। अभी डिटेल्स जो